कलेश, क्लीशेस और कटाक्ष। कार्टून्स हमारे बचपन का सबसे मेजर हिस्सा था। बचपन में स्कूल से आके कार्टून्स देखने की एक्साइटमेंट अलग ही होती थी। आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने हमारे फेवरेट कार्टून्स को अपनी आवाज़ दी है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर राजेश कावा, जो एक वॉइस आर्टिस्ट हैं, और हम उनसे जानेंगे डबिंग इंडस्ट्री की इनसाइट्स और करेंगे बहुत नॉस्टैल्जिक बातें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कटाक्ष। हेलो राजेश सर, हाय एंड वेलकम टू कटाक्ष। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं कहूँगा आप जैसे यंग टैलेंटेड लड़के इस तरह की चीज़ें, पहले तो नाम पसंद आया भाई लोग मेरे को। नाम ने दिल ले लिया तो मैंने बोला कि हाँ मज़ा आएगा। मैं एक बात आपसे बोलूंगा जो आपको कई लोग बोलते होंगे, शायद आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई, बहुत ही डीप एंड उसी का तो करियर बना दिया। सच बोलूँ बहुत ही मैं 2015 के बाद से सच बोलने लगा हूँ। मतलब ऐसे ही उसके पहले झूठ बोलते थे। मोदी जी के आते ही सच। नहीं, मतलब 100 ग्राम ये 100 ग्राम वो चल जाता था, लेकिन अपनी काम को लेकर, अपनी लाइन को लेकर, एज टीचर मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, अकेडमी तो मैं जो बोल देता हूँ सामने सीधा सच बोल देता हूँ। ऐसे नहीं कि यहाँ वो गुड़ चिपका है उसको खाओ बेटा, वो ऐसा नहीं, जो है सामने। तो मैं ये कह रहा था कि मेरी आवाज़ बहुत नॉर्मल है। कोई वो आप सुन के ही बोल दें कि ये वाह क्या आवाज़ है, ये बेस होती है ना। बाकी कई ऐसे वॉइस एक्टर्स हैं, मेरे मित्र हैं सारे, भारी आवाज़, एकदम भारी। तो अपना ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल नेक्स्ट डोर वाली आवाज़ है। लेकिन हाँ, डेप्थ है आवाज़ में, फिर भी आई फेल्ट इट। नहीं, मैं अभी हक से कह सकता हूँ 24 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। मैं परफॉर्मर हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ, मैं कैरेक्टर पे चढ़ जाता हूँ, उसी वजह से चल रहा हूँ, आज भी खड़ा हूँ। बाकी आवाज़ बहुत नॉर्मल, कैरेक्टर अच्छी डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो सर, आपने ये अनकन्वेंशनल लाइन ऑफ करियर कैसे चूज करी? अरे इसके पीछे ऐसी थोड़ी नॉर्मल सी कहानी है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है ज़्यादा कि घर वालों ने मना किया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्कूल ख़त्म किया मुंबई में, नॉर्मल कॉलेज। अभी आप लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें, 100 चीज़ें हैं, है ना, स्कूल के बाद करने के लिए, 50 कॉलेज ऑप्शंस हैं। हाँ, और हमारे टाइम के जीवन में 3 चीज़ दिखती थी पहले, आर्ट्स लेगा बेटा, साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा, इतना ही पता है और कुछ नहीं। तो जो एवरेज पढ़ने वाले लड़के हमेशा कॉमर्स में चले जाते, फिर चाहे वो फाइनेंस या बैंकिंग वाली चीज़ से ताल्लुक़ रखे ना रखे। तो मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट, कॉलेज की, लेकिन कॉलेज से मैंने इंटर कॉलेज कंपटीशन ड्रामा की है एज एन एक्टर। ओके। तो एज एन एक्टर, और गुजराती हूँ, गुजराती मुंबई में थिएटर बहुत रिच है, काफ़ी शोज, नाटक, प्लेस होते हैं। तो बस वहीं से वो करना शुरू किया, फिर प्रोफेशनल किया, पहले इंटर कॉलेज कंपटीशन किए, फिर प्रोफेशनली मैं घुस गया थिएटर, एक्टिंग थोड़ा बैकस्टेज मतलब आप समझते हैं ना। हाँ, जिसको है ना, वो फिल्मी लैंग्वेज में स्पॉट बॉय बोल सकते हैं, नाटक की दुनिया का। वो सब किया, करते करते फिर रैंडमली एक कॉल आया डबिंग का। तो पता नहीं डबिंग क्या है, लेकिन फिर भी R&D किया, दोस्तों से पूछा, कुछ जाना कुछ नहीं जाना, लेकिन करते करते सीखते डबिंग शुरू। तो एक चीज कह सकते हैं आपके बारे में कि आपने डबिंग आर्टिस्ट बनने के पहले बहुत नाटक किया है। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है। हाँ, मैंने बहुत नाटक किया। तो आप किसी को क्या सलाह दोगे कि एक डबिंग आर्टिस्ट बनते कैसे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डबिंग आर्टिस्ट? मैं तो पहले टर्म इस्तेमाल करता हूँ जो खुद के लिए अभी काफ़ी लोग करने लगे हैं इंडस्ट्री में, वो है वॉइस एक्टर। मैं वॉइस एक्टर हूँ। ओके। मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं वॉइस एक्टर हूँ। आपको फ़र्क समझाता हूँ, है ना, क्योंकि सटाक से समझा देता हूँ। कोई कहता है मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, कोई कहता है मैं कहता हूँ मैं वॉइस एक्टर हूँ, और आप जो कह रहे हैं डबिंग आर्टिस्ट, है ना। तो अंतर ये है कि वॉइस ओवर, मेरा ये मानना है कि वॉइस ओवर मतलब जो नरेशन वाली चीज़ होती है, डॉक्यूमेंट्रीज, है ना, नरेशन, नरेट करना, वो है वॉइस ओवर, है ना। किसी कैरेक्टर को आप कर रहे हैं, प्ले डब कर रहे हैं, जैसे हैरी पॉटर से लेकर स्क्विड गेम तक, जो किसी कलाकार के लिए आवाज दे रहे हैं, वो है डबिंग। ठीक है, क्योंकि आपको लिप सिंक करना है, वो टेक्निकल चीज है डबिंग। और मैं खुद को वॉइस एक्टर कहता हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर भी कर लेता हूँ, डबिंग भी कर लेता हूँ, मैं वॉइस एक्टिंग वाली चीज भी कर लेता हूँ। अब ये कौन सी चिड़िया है, आप बोलोगे माँ कसम, ये तीसरा क्या निकाला सर? ये आज ही सुबह देखा हम लोगों ने आपकी टेड टॉक का टाइटल,
है ना। कि आई डू एक्टिंग थ्रू माय वॉइस। हाँ, तो वॉइस एक्टिंग जो है तीसरी चीज वो है सिंपल वॉइस एक्टिंग, मतलब आवाज के जरिए कलाकारी। तो इसमें ना वीडियो चाहिए डबिंग करने के लिए, ना नरेशन वाली वॉइस ओवर वाली चीज चाहिए। ये है रेडियो ड्रामा, पॉडकास्ट्स, जो एक्टिंग वाले पॉडकास्ट होते हैं, रेडियो ड्रामा, वो है वॉइस एक्टिंग। और वॉइस एक्टिंग तीनों में चाहिए, घूम फिर के वापस डबिंग में भी चाहिए, क्योंकि आपको कैरेक्टर प्ले करना है। और नरेशन में कहीं ना कहीं वो कलाकारी चाहिए आप में, कि समझ होनी चाहिए कि कितना Pauses लो, कब लेने हैं, कितना low कब लो, जाना कितना अंडर, कितना लाउड, कितना वो है एक्सिजरेट करना है, बहुत सारी चीजें। तो वॉइस एक्टिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद आप लोगों ने देखा हो तो लॉकडाउन में मैंने वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी नाम का एक वॉइस, ये इंस्टा पे एक मैंने सीरीज चलाई थी पूरी, जो काफी प्रचलित हुई भारत भर में, देश में। मतलब एक बंदा मेरे करने के बाद तो फिर दिल्ली और नागपुर का बंदा बैठ के इंटरनेट पे वॉइस एक्टिंग करते थे वैसा वाला। तो ये वही जो मैंने पहले कहा कि हाँ परफॉर्मर हूँ वॉइस एक्टिंग के जरिए में। तो डबिंग आर्टिस्ट नहीं, वॉइस एक्टर। मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से सभी को आप वॉइस एक्टर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर चाहे वो किसी भी चीज में हो, नरेशन कर रहा हो, डबिंग कर रहा हो, या कुछ भी। सर आपकी आवाज बहुत मतलब जानी पहचानी फेमिलियर लगती है ना। बहुत कैरेक्टर्स हैं जिनको हम जानते हैं कि आपकी आवाज में है वो, जैसे साजुके आपने प्ले किया है, सासुके उचिहा नारुतो, फ्रॉम नारुतो। तो ऐसे और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो हम नहीं जानते हैं कि शायद आपने प्ले किया, मतलब हमें आइडिया है बट क्या आप बता सकते हो? बहुत सारे किरदार हैं भाई ऐसे। तो पहले तो ये कि मेरे ख्याल से आप लोगों की जो उम्र है उतना तो मेरा शायद करियर के आसपास होगा, है ना? मैं 24 साल से डबिंग कर रहा हूं। तो आप लोगों का जो बचपन है ना, वो कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स के साथ है ना, आप बिल्कुल बड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ पॉपुलर कैरेक्टर की बात करूं तो पहले निंजा थोड़ी बाद में बेब्लेड। हाँ मैं बात कर रहा हूँ 2002 वाले बेब्लेड की। ओके। तो उसमें मैं रे और क्योया था। रे पॉजिटिव साइड और क्योया थोड़ा ग्रे नेगेटिव, एंटी हीरो। एंटी हीरो। तो वो उसके बाद वो मेरा पहला बड़ा शो था। उसके पहले मैंने छोटे छोटे किरदार किए। ओके। वो 2001-2 में। उसके बाद सीधा बहुत सारे कैरेक्टर किए, बहुत सारे एनिमेशन किए, मतलब हर चैनल के लिए मैं कर रहा था। आपने निंजा हथौड़ी में भी आवाज दिया? फिर निंजा हथौड़ी में मैंने कियो में हाँ कियो आपने किया है? दुनिया का नंबर 1 जासूस है वो। भाई कभी कभी जेम्स बॉन्ड भी उनसे वो क्लास ले। आप थोड़ा सा कियो कर सके? हाँ, तो बेशक मैं आपको बेब्लेड का रे देता हूँ पहले। हाँ। तो बेब्लेड जो रे यंग छोकरा हीरो, तो फिक्र मत करो टाइसन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसे हरा कर रहूंगा, हो जाए शुरू। ये था, है ना। और वो भावरा हमारे पास, और उसके सामने वो थोड़ा जो एंटी वो क्योया। लगता है काफी जोश में हो, लेकिन जोश में होश खो बैठोगे, हो जाए शुरू। तो देखिए, तो फेफड़ा निकल आता था, ये बात तब की है। अब तो थोड़ा एनिमेशन कम हो गया, कम कर दिया, मैं कुछ 2-4 शो ही कर रहा हूँ। तो ये इसके बाद आपने कौन सा कियो कहा। हाँ, लेकिन हाँ मैं एक और चीज बताऊं आपको, कियो जो है उसी शो में ना अमारा भी था। हाँ। तो मैंने कुछ सीजन अमारा के किए हैं, जब वो जो हमारा की भी वॉइस चेंज हुई थी बीच में। हाँ हुई थी, तो वो कुछ एपिसोड्स किए हैं। तो मैंने ओए 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 कियो, ये क्या कर रहे हो? तो वो हमारा टिंग टिंग हमारा बॉस टिंग टिंग बस यूं गया यूं आया टिंग टिंग। तो बहुत ही नटखट और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो वो 2007 से अभी तक किया, बहुत किया। अभी पिछले कुछ साल से नहीं कर रहा हूँ कुछ वजहों से, लेकिन फिर भी कियो मतलब वो मेरी आवाज लोगों को याद है और रिपीट। मुझे पता ही नहीं था आप मेरे चाइल्डहुड हीरो। ये हीरो थोड़ा बहुत विलन भी रहूंगा कहीं। कोई बात नहीं, हमारा कि तो आज तक मीम्स बनते हैं। हाँ आज तक बनते हैं सच में, और आज भी टैग करते हैं फैंस मुझे कुछ ना कुछ। कई सारे अलग अलग इंस्टा पेज पे होते हैं ना वीडियोस, तो वो सब उठा के सर ये आपकी है। तो अच्छा लगता है यार इतने सालों बाद भी। और उसके बाद ना बहुत सारे शोज, तो अगर मैं निंजा सॉरी ये ड्रैगन बॉल जी जो आया था, ड्रैगन बॉल जी,
2007-8 में ही आया था वो भी। वजीटा, नहीं, मैं ब्रॉली 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 और एंड्रॉइड 17 में। ओ हाँ ओह। हाँ, तो माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर, एंड्रॉइड 17 का अंडर परफॉर्म करने वाला। हाँ तो वो मेरी आवाज थी उसमें, बस एक ठहराव, एक क्लास, एक स्टाइल। ये कैसे हो सकता है, वो फ्लैट, क्योंकि वो रोबोट था ना, काइंड वो ऑफ रोबोट था तो मेक सेंस। तो वो आवाज थी, लेकिन हाँ फेफड़ा निकल आता था ब्रॉली में। ऐसे ही वो पहले तो हंस के फेफड़ा निकल जाता, फिर कहीं से थोड़ा बहुत बचा तो उससे डायलॉग बोल लेता था। तो ये था ब्रॉली। और उसके बाद हाँ, अगर जैसे कहा आप लोगों को, बाकी बहुत सारे किरदार आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो हैरी पॉटर आया उसके हाँ, बाद हाँ। आखिरी 3 का मैं हूँ, क्योंकि पहले कोई और करता था, कुछ वजहों से वार्नर ने ऑडिशन लिए, तो ऐसा हो गया कि काफ़ी सारे वॉइस एक्टर्स को बुलाया गया था हैरी पॉटर के ऑडिशन के लिए। तो कुछ सीन चुने थे उन्होंने 3, तो उसके लिए ऑडिशन लिया गया। हाफ ब्लड प्रिंस आने वाली थी ओके हाँ 2007 के आसपास ऑडिशन। और मैं साफ बोल देता हूँ, मैं हैरी पॉटर फैन नहीं था। मैं देखी एक पिक्चर नहीं देखी थी हैरी पॉटर, और वो चल रही थी मेरे ख्याल से 2001 से, हाँ मैं 7-8 की बात कर रहा हूँ। तो 4 आ चुकी थी, मैं एक भी देखी थी। मुझे कॉल आया, तो हम लोग तो जैसे ही ईमानदारी के साथ एकदम वफा का चोला बांध के माइक के सामने बैठ जाते हैं, क्योंकि ऑडिशन हमारे लिए काम है ना, रोजी रोटी है, काम है, रोज करते हैं हम। तो ऑडिशन दिया, और कुछ दिनों बाद SMS का ज़माना था, व्हाट्सएप और फलाना डिमका सब था नहीं। तो तभी 2007-8 में मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं कहीं पैदल जा रहा था, और SMS आया, कंग्रेचुलेशंस राजू। राजू बोलते हैं प्यार से इंडस्ट्री में, राजेश का राजू हो राजेश का जाता है। यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। ओह मैं थोड़ी देर रुक गया, मैं बोला कि ये कुछ तो है ना, थोड़ा बोला सिंक इन अरे, करने देते हैं इसे। क्योंकि हैरी पॉटर देखा ना, कुछ इतना बड़ा जीवन में पता नहीं था। मैं बोला चलो ठीक है। फिर फिल्म दिखाई गई मुझे, सारी DVDs दी गई कि देखो आप सबके साथ क्या किसका रिश्ता है, कैसे बोलता है वो। ओके, देखी। फिर जो डब करनी थी वो भी दिखाई गई, तो आप लोगों से पहले देखी मैंने, रिलीज के पहले। तो उसके बाद हमने डबिंग शुरू की, और मैंने अपना 100% दिया लोगों को, मतलब आज भी वो जहन में, तो मज़ा आया था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया और मज़ा आता था मुझे, वो ठंडे प्रदेश वाले वो लोग है ना, ब्रिटिशर्स है ना वो लोग, हैरी पॉटर वाले, वो हॉलीवुड वाले नहीं है, तो वो ब्रिटेन वाले सब ठंड में शूट करते हैं, और वो या तो वो पानी में गिरते हैं या उन पे पानी गिरता है। हाँ तो वो जब भी मैंने नोट किया था कि जब भी ये तीनों साथ में हैं, कुछ तो हादसा हुआ है, तो मेरा वाला जो बंदा है डैनियल, वो बहुत सांसें लेता है भाई। तो उन दोनों के साथ भी वही घटना हुई है, शायद पानी गिरा या पानी से गया, लेकिन ये तो मेरे को भी मजा आता है। मैं बोला चलो करो बेटा। तो रॉन, हरमाइनी, वो हमारा पीछा कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता वरना वो यहाँ आ जाएगा। रॉन, तुम हरमाइनी को लेकर जाओ, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। पितृदेव संरक्षणम। तो ये जो था वो सिलसिला सालों तक जारी रहा, लेकिन फिर ये इतना बड़ा किरदार, इतनी बड़ी चीज़ें, रिलीज के बाद मेरे इंटरव्यू हुए थे रेडियो चैनल, न्यूज़पेपर, तो अच्छा लगा। थिएटर में देखी फिल्में, तब तक टीवी में एनिमेशन बहुत किया था। हाँ। फिल्मों में छोटे छोटे किरदार किए थे। वो जब करके एक बड़ा ब्रांड, बड़ा हीरो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, चालू गाड़ी में चढ़ना है ना, बहुत मुश्किल है। वो भी कोई ब्रांड हो, कंधे पे वजन आता है थोड़ा, ऑब्वियसली लेकिन मैंने अपना काम कर दिखाया, बस वही किया, कोशिश की। आपने बखूबी किया वो काम। थैंक यू भाई, थैंक यू। फिर एक क्वेश्चन है कि आपने जनरेशनल कार्टून्स देखे हैं, मतलब आप 2002 से आप देख रहे हो कि कार्टून्स कैसे चेंज हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अभी जो कार्टून्स हैं वो थोड़े कम इंटेलेक्चुअल हैं? मैं बहुत ही इसमें भी कड़वा सच ही बोलूंगा, जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे टाइम से मैंने जो डब किए हैं, क्या शोज थे, एक से एक बहुत ज़बरदस्त शो डब किए मैंने। तो अभी मोर ऑफ ओरिजिनल जो हो गया है इंडियन, नो डाउट काम के लिए अच्छी बात है, सब सही है,
लेकिन लगभग सब एक दूसरे के रेप्लिका हैं, सब एक जैसे लगते हाँ। हैं, है ना। एक छोटा बच्चा या छोटी बच्ची हीरो है, उसके एक दो चार दोस्त हैं, एक आध छोटा जानवर है, और वही सब चलता है। तो मैं खुद उसका एक शो का हिस्सा हूँ, मैं छोटा हाँ। भीम का, जग्गू मैं हूँ, 2007 से बंदर, आज हाँ। तक मैं हूँ। हाँ मतलब बाकी सारे आवाज कुछ वजहों से बदले जा चुके हैं। हाँ। मैं वही, बंदर की आवाज नहीं बदल रही क्योंकि विचित्र आवाज है वो। हाँ कभी गले को कुछ होता है तो एपिसोड अटक जाते हैं। बंदर को ठीक होने दो। मैं ना जग्गू बंदर हूँ, ढोलकपुर से। ये किस प्रकार की आवाज है आप बताओ। तो कौन सा बटन है ये दबा के कर रहा हूँ मैं। तो ये वो वाली चीज है भाई। तो हम लोग कहाँ थे, कौन सा, हाँ, तो बहुत सारे शोज किए हैं, हाँ। स्पेशली एनीमे जो किए हैं। फिर कम हो गए थे, बंद हो गए थे बीच में। बहुत सारे माँ बाप ने फरियाद की थी कि बहुत ही हिंसा Violent बढ़ show रही है, हाँ। है ना, बच्चों के दिमाग पे विपरीत असर हो रहा है, तो बंद हो गए थे। लेकिन अभी वापस आए आप लोगों की क्रांति की वजह से। तो लेकिन कुछ शोज ऐसे थे जो अभी भी है, मैं कर रहा हूँ। जैसे अभी उसके नए एपिसोड आए नहीं, लेकिन आने चाहिए। शो का नाम है, कार्टून नेटवर्क पे चलता है वो, पता नहीं ऐसे क्यों ये ज्यादा सुपर हिट नहीं होता, लेकिन जो देखते हैं उसके प्यार में डूब जाते हैं। वो नाम है वी बेयर बेयर्स। हाँ क्या हाँ। शो है, कितना प्यारा शो है, माइंड ब्लोइंग शो है। Amazing, ओरिजिनली उनको जो literally। एक्टर्स डब करते हैं, हाँ। फिर जब फ्रेश बन के आता है मेरे पास आता है, हम लोग डब करते हैं हिंदी। उसमें मेन लीड जो है ग्रिजली, वो हाँ। ओ ग्रिजली आप हो? हाँ, है ना। वो एक और हीरो ना। और उसमें एक नटखट सा विचित्र है एक किरदार, चार्ली, जो जंगल वाला, हाँ। वो भी मैं हूँ। वो दोनों ऑडिशन अप्रूव्ड वॉइस है, तो मजा आता है। वो एक एक एपिसोड डब करते हैं तो उसमें घुस जाते हैं। ऐसा ही एक और शो है जो डिज्नी पे चलता है, बिग सिटी ग्रीन। ये भी कम देखा गया है। वही बोल रहा हूँ कि ऐसे अच्छे शो, इसका आइडिया मुझे भी नहीं एक्चुअली। ये शो है। तो उसमें भी मैं हीरो कर रहा हूँ, क्रिकेट नाम है उसका। ओके। बहुत नटखट लड़का है वो पूरा वो शो, और मैं एक्सेंटेड कर रहा हूँ। डिज्नी पे एक्सेंटेड शो बहुत कम मिलेंगे, सब प्लेन हिंदी ही मिलता है। इसमें वो गुजराती एक्सेंटेड बंदा है, वो मतलब छोकरा है। कैसे मतलब? हाँ। टिल्लुड़ी ये क्या कर रही है? टिल्लुड़ी ऐसा तू मत करे, वो कबूतर को मैं ऊपर मंगल तक भेजने का है मेरे को भाई। तो ये है उसका एकदम। मैंने बोला भी, मैं ऑडिशन के लिए मैं बच्चा नहीं करता आज तक, आजकल छोड़ दिया। ये 5 साल पहले की बात होगी शायद, 5-7 साल पहले का शो है, अभी तक चल रहा है। फ्रेश ओरिजिनल बन गया था। मैंने बोला था उनको कि नहीं भाई, बच्चा नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा अपनी आवाज में थोड़ा कुछ कर दो सर, तो मैंने दे दिया था और वो हो गया था। तो वो भी कमाल शो है। तो ऐसे काफी शो हैं जो अभी, वही अंग्रेजी शो या कोई किसी और भाषा के शो जो देखने चाहिए लोगों को, लेकिन पहुंचते ही नहीं लोगों तक, या तो पब्लिसिटी नहीं होती, या तो आई डोंट नो। आई थिंक इंडियन कार्टून्स पहले भी बनते थे। मतलब हम लोग के बचपन का एक इंडियन कार्टून जो मुझे याद आ रहा है वो आई थिंक केमोनाचे। केमोनाचे। वो भी इंडियन नहीं था वो, बिकॉज वो Original शो था देख क्या? के तो इंडियन ही लगता था। उसपे उसकी मॉम आई थिंक दुपट्टा वगैरह पहनती थी। हाँ, वो सलवार केमोनाचे सूट इंडियन ही था। वो इंडियन ही था। हाँ, तो लेकिन ये तो बहुत बात की बात कह रहा है। हाँ मतलब एक जो अच्छा और यूनिक इंडियन कार्टून मुझे हाँ, अभी याद जो आ रहा है। वो भी बंदर जैसे ही कुछ था ना। हाँ वो डांस करता था कुछ ऐसा। हाँ, करेक्ट क्या होना चाहिए। तो वो, और उसके बाद ये जो सारे इंडियन शोज हैं, बहुत सारे शोज का मैं भी हिस्सा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक जैसे लगते हैं मुझे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिनका हृदय टूट गया है मेरे सेंटेंस से, माफ कीजिएगा। बहुत जोर तक यहाँ तक आवाज आई। कुछ शोज जैसे किक बटाउस्की और बट उसकी इंडियन नहीं है। किक बट मतलब मैं ये बता रही हूँ, बहुत अच्छे शोज हुआ करते थे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, काफी शो। बट अब ऐसे शोज बनना बंद हो गए हैं। अच्छा लग रहा है किसी बड़े से कार्टून से बात करके। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी डाइवर्स आवाजें करते हैं, मतलब बिफोर यू इमिटेटेड अमारा, अभी मुझे लगा ही नहीं था कि आप वो वाले अमारा, मुझे लगा कोई और अमारा है जो मैंने सुना नहीं था, क्योंकि वो आवाज इतनी डीप आवाज के बाद थोड़ी निकलेगी। तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, कभी लाइट टोन्स के लिए, कभी डीप वॉइसेस के लिए? व्हाट इज द प्रिपरेशन बिहाइंड एवरी कैरेक्टर? अभी सच बताऊं तो मैं अभी कोई प्रिपरेशन नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि अभी इतने सालों से वो, लेकिन जब शुरुआत की थी तब हम क्या करते थे,
हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी डायरेक्शन टीम से, जो प्रोड्यूसर्स, वेंडर्स, डायरेक्टर, सुपरवाइजर, राइटर, व्हाटएवर। इंग्लिश में जो है उसका रेप्लिका बनाना है, जापानीज है उसका रेप्लिका बनाना, या जो भी चाइनीज फलाना ढिमका, जो भी प्रादेशिक भाषा, फॉरेन लैंग्वेज, हमें रेप्लिका बनाना है, उसके करीब जाना है, आसपास। तो ओ ये तो ये कर ओए ये तो ये कर दिया, ये तो ये कर दिया। तो वो जो पायलट में है, हम लोग उसको टर्म है, ये टेक्निकल टर्म है, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आए। पायलट मतलब ओरिजिनल साउंड ट्रैक, जिसको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो वो जो है भाषा, वो जो आवाज है, वो जो किरदार है, उसको फॉलो करना है। पहले सालों तक सिर्फ उसको फॉलो करके डबिंग की जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि ट्रांसक्रिएट होने लगा, ट्रांसलेट का ट्रांसक्रिएट होने लगा, कैरेक्टर को बनाने लगे। जैसे कुछ बड़ी फिल्में भी, और फिल्में, सीरीज, सब कुछ। जैसे मैंने ये बोला कि ये डिज्नी का शो जिसमें गुजराती एक्सेंटेड है, अपना इतना सुपर हिट फिल्म मार्वल की डेडपूल, उसमें वो बंदा गुजराती है अपना। हाँ अभी वो बंदा किधर भी देखा तुम लोग को गुजराती दिखेगा उसमें। हाँ। तो वो अभी वो फिर बाद में वो वक्त आने लगा एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो सर जब आप ये सब, हाँ प्लीज कंटिन्यू। नहीं तो वही कि मॉड्यूलेशन वाली अगर बात है, आवाज चेंज करने वाली, तो वो तो थोड़ा R&D करना पड़ता है अपने आप को, कि पतली आवाज कैसे निकालूं, जाड़ी, गोल, राउंड, फॉल्स वॉइस, प्रकार प्रकार की आवाजें, वो थोड़ा बहुत डीप में जाना पड़ता है, गहरा अध्ययन है वो। तो अनुभव के साथ थोड़ा आता है, और कुछ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइडेंस मिलता है, कुछ ओरिजिनल ट्रैक सुन के उसको रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं। सर आपका जो मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट मैंने देखा, वो भी पोस्ट यू एग्रीड फॉर दिस पॉडकास्ट देखा, कि आपने शायद करम एल्बम की डबिंग की है। हाँ। कश्मीर की लेटेस्ट एल्बम। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आप मिले कश्मीर से, आपने डबिंग की, आपने एल्बम पहले पूरी सुनी होगी, आपको कैसी लगी? हाँ, एल्बम बहुत अच्छी लगी, मैंने कई बार सुनी, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया। और जो आजकल के जैसे आप लोग सब जवान लड़के जो देखते हैं सुनते हैं, वो उन लोगों ने काफ़ी बताया। जो जैसे मेरी फैमिली में किसी का बेटा है ना, जैसे किसी का ये भाई के बहन की इसकी वो पहचान में, हाँ। उन्होंने जब बताया, अरे राजेश भाई तमे कश्मीर ना एल्बम में काम કર્યું છે। तो हाँ, मेरे क्योंकि मैं जानता नहीं था उस बंदे के बारे में, मैं हिप हॉप फैन तो आई डोंट सुनता एक्सपेक्ट यू टू बी। मुझे पता नहीं था। और वो म्यूजिक प्रोड्यूसर मतलब इतनी हद तक कि लगभग ही कोई ऐसा गाना होगा आजकल जो उनके साउंड्स के बिना बनता हो। हाँ 100%। उन्हीं का पैक धर्मा सब बड़े स्टूडियोज सारे प्रोड्यूसर्स गिने, या जो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स गिने, या अरेंजर गिने, यहाँ तक कि A.R. रहमान साहब भी कुछ हद तक काफी जगह उनकी वो चीजों का इस्तेमाल। तो ये सुन के मेरे को मजा आया ऐसे, वाह। और हाँ, इसके लिए भी ऑडिशन लिया गया था मेरा, और ऑडिशन वहीं पे गया था सीधा कश्मीर भाई के पास। हाँ। उन्होंने अप्रूव किया, और वो मेरे साथ फोन पे कनेक्टेड है हम लोग, उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वन के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोला कि ठीक है, क्या होगा क्या कैसे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ अगर जुड़े तो करेंगे, मजा आएगा। लेकिन हाँ, जब एल्बम सुना मैंने, मिक्स जो उन्होंने ऑडियो हमारे चंक्स किए हैं, हाँ। इतने रियलिस्टिक लग रहे हैं, इतना हाँ, बहुत। मतलब वो जो सिनेमा, फिल्म, सीरीज, डबिंग वो नहीं, वो हर एक गाने के साथ वो लेके चलते हैं, मतलब उस फिल्म का हीरो। हाँ। जब एल्बम ड्रॉप हुई थी ना, तो फिर मैं ईयरफोन्स लगा के सोने के पहले सुन रहा था कि कौन से अच्छे गाने। मैंने पहली आवाज सुनी डबिंग, तो मैंने देखा फोन पे कि कौन कौन से क्रेडिट्स में, मुझे लगा कोई हिप हॉप इंडस्ट्री का ही होगा। बट फिर मैंने आपका नाम देखा, मैंने इसे टेक्स्ट किया कि सर ने की है डबिंग। फिर मैं वापस से लगा के सो गया, फिर मैं देखा अगले गाने में भी डबिंग है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पूरी कहानी है वो एक्चुअली। तो वो बहुत ही रियलिस्टिक है, मतलब मैं तो लिटरली ईयरफोन्स लगा के आंख बंद करके सुन रहा था। एंड वो यू आर पेंटिंग पिक्चर्स विद द वर्ड्स। आई डोंट नो स्क्रिप्टिंग किसने की थी, बट बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। और बहुत ही कैजुअल नेचुरल किया था हम लोग ने, बस एक एटीट्यूड उसमें जरूरी था, वो डाल दिया और निकल पड़े थे हम लोग मस्त। आपका फेवरेट ट्रैक कोई जो आपने सुना बाद में? मुझे नाम याद नहीं रहते, सॉरी, लेकिन मैं जब मैं ड्राइव करता हूँ तो ऐसा है, 2-3 है उसमें एक्चुअली, काफी मतलब जब भी सुनो तो किसी ना किसी ट्रैक में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो आपको पसंद आ जाती है।
या तो कोई सैंपल ऐसा है उसका। हाँ सैंपल है, कोई धुन है, या तो कोई उसमें एक कारा का भी एक है ना, कारा हाँ हाँ हाँ, वो भी एक सॉन्ग है अपना, हाथवर्ती भी है, बाकी भी हाथवर्ती काफी तो, है, सब है। हाँ। तो किसी ना किसी में मैं सच में मैं उतना वो चीज़ों को फॉलो नहीं करता था, लेकिन मैं जब सुने तो मैं बोला हाँ ये भी कमाल है, ये भी एक मैजिक है, जादू है, और कह सकते हैं ये जहर है, हाँ। जो खा लिया तो नशा है, वो ऐसा है। तो अब हम लोग कटाक्ष सेगमेंट की तरफ बढ़ गए शो के, या। जिसमें हम लोग आपसे कोई चीज पूछेंगे जो आपकी इंडस्ट्री या आप पे ओपिनियन जाता है, और आप उस पे हम लोग से कटाक्ष कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। तो शुभम, तो सिर्फ पहले कि आपने टकेशीस कासल देखा होगा। हाँ। उसमें पहले जावेद जाफरी जी डब करते थे, हाँ। बट अभी भुवन बाम ने किया है। हाँ। और लोग कह रहे हैं कि जावेद जाफरी की आइकॉनिक आवाज को वो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस पे आपके क्या कटाक्ष हैं? हाँ बेशक ये तो 100 बात मतलब 100% सच है, 100 बात की एक बात वाली बात है, क्योंकि जावेद सर अलग लेवल है भाई। पहले तो उनका सिर्फ जावेद जाफरी मतलब क्या, उतना आप देखो, वो एक्टर है यार, हाँ डांसर है, परफॉर्मर है, रैपर है, बीट बॉक्सर है, हाँ वो बंदा क्या नहीं है और क्या कुछ नहीं करता यार। तो और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अद्भुत है। तो उन्होंने जो थप्पा लगा लिया वो तो हिलाना मुश्किल है उस चीज़ को। तो भुवन की अलग ही उनकी फैन फॉलोइंग स्टाइल है, उसकी वजह से लोग उनको सुनेंगे। लेकिन अगर वो जो फैन है वो सुनेंगे तो कहीं ना कहीं अगर वो दिल के सच्चे होंगे और बोल देंगे तो बोल देंगे, नहीं ठीक है अच्छा है, मैं भुवन का फैन हूँ, लेकिन जावेद सर का ज्यादा अच्छा। हाँ, बिल्कुल, वो बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं खुद भी वन ऑफ देम हूँ, जो कि आप जिनकी बात कर रहे हो, और मैं 100% एग्री करता हूँ। तो ये लेकिन ये किया ये बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार उनको डबिंग में आके झटका लग चुका है बहुत बड़ा। जब वो डेडपूल किए थे, हाँ, उन्होंने दोपिंदर को रिप्लेस किया था, यानी कि मुझे रिप्लेस किया था। हाँ तभी उन्होंने वीडियो भी एक डाला था, जिसका काम उसी को साजे ऐसे। हाँ, लेकिन फिर भी वो माइक के सामने आए और फिर भी वहां अगर ज्यादा नफरत मिली थी तो यहाँ इतनी नहीं, लेकिन 100 ग्राम तो मिल रही है। हाँ। लेकिन फिर भी काम है, नाम है, पैसा है, तो सब होता है भाई। मैं अगली चीज जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूजुअली कोई भी डबिंग कर लेता है, एक्टर्स को मन करता है तो मार्वल की मूवीज में कैप्टन अमेरिका वरुण धवन डब कर लेते हैं, कभी कभी अभी शुभमन गिल ने रिसेंटली एक डब किया है। तो एज अ वॉइस एक्टर, उसमें हाँ, विलन मैं ही हूँ, आई नो, स्पॉट। लेकिन एज अ वॉइस एक्टर आपको क्या लगता है जब कि कोई भी डब करने आ जाते हैं, तो इस पे आपके क्या कटाक्ष? देखिए अभी एक्टर मैं आपको बताता हूँ, पहले तो कलाकार, फिर चाहे वो एक्टर हो या वॉइस एक्टर, कलाकार। तो कलाकार ना हमेशा अपने अलग अलग पहलू को खोजते रहता है कि अपने कहाँ क्या बेहतर कर सकता हूँ या एक्सपैंड कर सकता हूँ। तो वो एक्टर है, उनको अगर वो खुद की तो डबिंग करते ही है कभी कभी कुछ कुछ फिल्मों में जो उन्होंने एक्ट किया है, लेकिन ऐसी कुछ अलग चीज आती है ना तो उनको एक्साइटमेंट होती है आज की दुनिया में, क्योंकि 100 चीजें प्रकार की अलग होती हैं। तो उनको लगता है कि हाँ करते हैं, और उनको अप्रोच करते हैं सीधे मार्वल वाले या तो सोनी वाले। तो उनके साथ भी उनके रिश्ते बनते हैं, अगर अब तक नहीं बने थे तो बनते हैं, और बने हैं तो बिगाड़ने नहीं है। बहुत सारी चीज है ना भाई। और उनकी ये बड़ी बड़ी जो है कंपनी है, उनकी मार्केटिंग टीम है, वो टीम है, उनका कहना होता है कि सेलिब्रिटी चाहिए, उससे हम इस फिल्म को और बड़ा करेंगे, पीआर ज्यादा होगा, बड़ी बनेगी फिल्म, बिकेगी ज्यादा, जहां से कोलैबोरेशन आएंगे या पैसा आएगा व्हाटएवर। तो ये उनका नजरिया होता है, इसलिए वो लोग करते हैं। कलाकार को कोई कसूर नहीं है भाई, फिर चाहे भुवन हो या कोई भी हो, किसी का कोई कसूर नहीं है। अगर अब वॉइस एक्टर्स की बात करूं तो वॉइस एक्टर्स का काम है, रोजी रोटी है, रोज का काम है ये, है ना। तो उनको कास्ट किया जाता है तो वो 100% अपना पूरा न्याय देते हैं। सिर्फ एक ही चीज मुझे खटकती है, वो ये है कि अगर तभी कोई चैनल, ओटीटी के मालिक, प्रोड्यूसर या कोई भी ऐसा बोल दे, स्टेटमेंट दे दे कि देखो ये ज्यादा नेचुरल है, वॉइस एक्टर डबिंग आर्टिस्ट का वो डबिंग आता है, तो ये 100% इसके साथ मैं सहमत नहीं हूं। 100 में से
10 आर्टिस्ट आपको मिलेंगे जो अद्भुत डबिंग करेंगे, वॉइस एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, तो आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, देखा डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया तो देखा डबिंग लगता है, एक्टर को बुलाया तो नेचुरल, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट से मुझे परहेज है, बाकी तो सब सही है। नाउ बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, मैं एक आखिरी चीज पे आपसे कटाक्ष करना चाहूंगा, आपके कटाक्ष जानना चाहूंगा रादर, कि यूजुअली लोग का परसेप्शन ये होता है लोगों का कि आज के टाइम में कोई भी डब्ड मूवीज प्रेफर ही नहीं करता है। मतलब ऐसा एटलीस्ट हम लोग के अराउंड, हम लोग की जनरेशन में ये है कि एनिमे देख रहे हो तो सब्ड देखो जिसमें सबटाइटल्स इंग्लिश है बस, या डब्ड भी देख रहे हो तो इंग्लिश देखो, हिंदी नहीं देखो, ठीक है। हिंदी पे तो लोग जज कर लेते हैं लिटरली, या किसी को बोल दो कि मार्वल मूवी हिंदी में देख के आया थिएटर में तो भी घटिया मुंह बन जाता है लोगों का। तो एज अ वॉइस एक्टर इस पे आपके क्या कटाक्ष है? इसमें मैं ये बताऊंगा कि नजरिया बदल चुका है एक्चुअली। पहले जो था डबिंग के लिए गालियां पड़ती थी, इस क्राफ्ट को नजरिया बदल चुका है। बहुत कैजुअल नेचुरल वॉइस एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस है वो ज़बरदस्त कनेक्ट करती है। तो नजरिया बदल चुका है। और मैं तो कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी फिल्म है, जैसे डेडपूल हो या जंगल बुक हो या बहुत सारी फिल्में जिन्होंने हिंदी वर्जन में ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की है, नाम कमाया है। और देखिए हमारा देश है, भारत है, बराबर। तो अगर ऐसे कुछ शहर है, बड़े बड़े शहर में इंग्लिश देखते होंगे, लेकिन कहीं भी आप थोड़े अलग है ना 2 टियर 3 टियर में जाएं तो हिंदी देखते हैं। शायद उनको भाषा से उतना वो है ना, वो इश्यू है, या तो थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, लेकिन उनके स्लैंग वाली अंग्रेजी होती है ना। हमारे राइटर्स हैं वो सर खुजा के 4 बार सोच के लिखते हैं कि ये बंदा बोल के गया, मेरे को इसको इंडियनाइज क्या करूं मैं। तो वो वाली चीज है। तो आप लोग तो उस चीज अंग्रेजी ही पढ़े लिखे हैं, खाते अंग्रेजी, पीते अंग्रेजी, है ना, सोचते अंग्रेजी आप लोग सब। लेकिन वो जनता जो भारत की बहुत बड़ी मात्रा में है, उनके लिए है ये। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो उनसे फिर आप तक भी आ जाते हैं, इसलिए आप लोग हमको जानते हैं, हमारे जैसे और दूसरे वॉइस एक्टर्स को जानते हैं। बिल्कुल सही। और एनिमे का ऐसा है, उसमें भी यही चीज है। कई लोग हैं वो देखते हैं है गंदा डबिंग, मैं तो जापानीज देखूंगा इसके साथ सबटाइटल। लेकिन जो लोग देखते हैं, कुछ लोगों ने देखा है और यहाँ टच हुआ है सीधा कि वाह क्या है, कमाल है। तो वो परसेंटेज है, वो बटा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हर देश में ये तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगेन फिर से कि जो एक स्टेटमेंट है वो एक्टर्स का एक्टिंग नेचुरल है, वॉइस एक्टर का नहीं, वो एक गलत है। और नहीं, इंग्लिश ही देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट मिलता है, डबिंग से नहीं मिलता, ये भी गलत है। मैं 4 फिल्मों के नाम ले लूँगा, आप इंग्लिश देखो मज़ा आएगा, लेकिन हिंदी देखो मज़ा के साथ रजा भी आएगा भाई। ठीक है। हाँ। फिर कोको देखी है आपने? हाँ। अद्भुत फिल्म है, आप हर किसी को देखनी चाहिए। इंग्लिश में देखी होगी, हाँ। हिंदी में देखे, आपका दिल को ना छुए और फोकस करके पॉजिटिव माइंड के साथ देखें। फिल्म खत्म होते होते आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं अगर आप परिवार के संग बैठ के देखें। अद्भुत डब हुई है फिल्म, उसमें हेक्टर मैं हूँ। ओके। मैंने डब किया इसलिए नहीं कह रहा हूँ, फिल्म ही अद्भुत है वो, जब जबरदस्त डब हुई है। विलन भी जो है समय ठक्कर ने डब किया, और बच्चा भी क्या डब किया लड़के ने, तो वो है। फिर ऐसी बहुत सारी, जैसे डेडपूल का नाम लिया है, वैसे लाइफ ऑफ अ पेट 2। ओके। ये देखी नहीं है मैंने, ऐसा कुछ ना है 2, वो देखो कहाँ से कहाँ क्या फिल्म है, आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्में, और मैं शायद नाम भूल रहा हूँ। तो और हाँ, एक आपने पूछा था ना कि मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ कि आप ऐसे कुछ शोज या एनिमेशन जो शायद हमें पता ना हो, तो तारक मेहता का छोटा चश्मा, वो भी उसका एनिमेटेड वर्जन जो नेटफ्लिक्स पे चल रहा है, उसका जेठालाल भी मैं ही हूँ। तो उसके साथ ही हम अंत करते हैं। उस जो जेठालाल की आवाज जो है एनिमेटेड वर्जन, खुद दिलीप सर जो है, दिलीप भाई, उन्होंने बोला कि राजेश भाई तुम्हें मस्त करो। मैंने बोला कि सर आप खुद सुन के तो देखा है, सीखा है। तो वो
क्या बापूजी, वो क्या मैं गिरा नहीं, होता मेरा उतरने का स्टाइल है। अरे बबीता जी, आपको देखता हूँ तो ये क्या बीड़े बीड़े, इसका क्या आपका वो चांद सूरज जैसा चेहरा। क्या है? तो ये माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर, क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो अद्भुत बनाती हैं इन कैरेक्टर्स को। ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। थैंक यू सो मच राजेश सर थैंक फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन कटाक्ष। थैंक यू। आपसे बात करके हम लोग को लिटरली ये रियलाइज हुआ कि वॉइस एक्टर्स कितने अनसंग हीरोज होते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं था कि राजेश कावाई हमारा बॉस और बहुत 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 सारे किरदार हैं, आप गूगल करेंगे तो पता नहीं था, बचपन से जो आवाज सुन रहे हैं उनके साथ भी बात होगी साउथ कभी। की इतनी सारी फिल्म है, हाँ बिल्कुल। तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन कटाक्ष। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ आपके इस कटाक्ष पे कटाक्ष करवाने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राजेश। थैंक यू। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलिए। know, I'm like fucking Drake G. जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। Ay, अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।